हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। क्रिक टॉक की आज एक नई एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ और आज अपने पुराने बैकग्राउंड के साथ हूँ। काफ़ी दिनों से इस बैकग्राउंड को हम यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन आज सोचा कि क्यों ना दोबारा से अपने पुराने बैकग्राउंड को यूज़ किया जाए। अच्छा, गुज़िश्ता 2-3 दिन से मैं अपनी वीडियोस नहीं बना रहा था और उसकी वाहिद वजह ये थी कि तबीयत थोड़ी ख़राब थी। कराची में जो हीट वेव चल रही है उसका मैं शिकार हो गया था, लेकिन अब अल्लाह ताला ने दोबारा से सेहत दी है और दोबारा से आपकी खिदमत में क्रिक टॉक की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज भी बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के उस टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से कि जिसका बड़ी ताख़ीर के साथ अनाउंसमेंट किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी कोई बात हो और उसमें कोई लोचा ना हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसमें अजीब-ओ-गरीब बातें ना हो, उसमें अनहोनी ना हो, ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट में कम से कम 25 साल से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मैंने तो होते ही देखा नहीं है। जब भी पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कोई बात होती है, कोई ना कोई कन्फ्यूजन, कोई ना कोई मिस्ट्री, कोई ना कोई लोचा, कोई ना कोई अजीब-ओ-गरीब बात जो है, वो ज़रूर के कहीं न कहीं से जाके पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट हो जाती है। और इस मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, इस मर्तबा भी रिवायत टूटी नहीं है, इस मर्तबा भी ऐसा ही हुआ जनाब यूँ कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिलेक्शन कमेटी है जिसमें बड़े-बड़े नामी-गिरामी नाम मौजूद हैं। इसमें मोहम्मद यूसुफ मौजूद है, वहाब रियाज जैसा नाम मौजूद है, जिसके अंदर असद शफीक जैसा नाम मौजूद है और भी नाम मौजूद हैं इसके अंदर। कप्तान बाबर आज़म भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, 2 जो एनालिस्ट हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। इसके साथ-साथ अब्दुल रज़ाक भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। लेकिन जनाब एक सिलेक्टर ने जब टीम अनाउंस हुई तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने मैसेज दिया, कॉल की, फ़ोन किया, व्हाटएवर जो भी कुछ किया। उन्होंने कहा कि जनाब इस टीम की सिलेक्शन जो हुई है इससे तो मुझे कोई पता ही नहीं है, मुझसे तो इस पे कोई राय ही नहीं ली गई है। और इस पे मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं उन्होंने सख्त एक्शन लिया, क्योंकि एक तरीक़ेकार होता है कि तमाम तर सिलेक्टर्स की मशावरत के साथ टीम अनाउंस होती है। लेकिन इस मरतबा एक सिलेक्टर साहब ने मैसेज दे दिया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कि भाई मुझसे तो कोई मशावरत की ही नहीं की गई है। हालाँकि ये वही टीम है कि जो हम अपने मुख्तलिफ शोज़ के अंदर बात करते रहे इस टीम के हवाले से कि कौन-कौन से 18 में से 15 खिलाड़ी जाएँगे, कौन से 3 बदकिस्मत होंगे जो वर्ल्ड कप के जहाज़ का सफ़र का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। हमने देख लिया कि वही 3 बाहर हुए हैं, यानी सलमान आगा को बाहर किया गया, हसन अली को पहले ही रिलीज़ कर दिया गया था और साथ-साथ इरफान नियाज़ी जो है वो टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सके। तो वही खिलाड़ी हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं, जो इस टीम का हिस्सा है। अब हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छे खेल का मुज़ाहरा करे और वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल करे। बहरहाल उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही और उम्मीद इसलिए नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान जिस तरह आयरलैंड के खिलाफ खेला, पाकिस्तान ने गो के पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, उसके बाद दूसरा मैच जिस तरह आयरलैंड ने कैचेस छोड़े, इनएक्सपीरियंस होने का सबूत दिया, पाकिस्तान बमुश्किल तमाम दूसरा मैच जीता। तीसरे मैच में पाकिस्तान की टीम बन के खेलती हुई नजर आई, लेकिन बहरहाल आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करना चाहिए था, जो पाकिस्तान नहीं कर सका। दूसरी बड़ी वजह जो नज़र आ रही है वो ये है कि जिस तरह अमेरिका ने यानी यूएसए ने बांग्लादेश को जो है वो 3 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के 2 इब्तिदाई टी20 मैचेस में शिकस्त दी है। उसने एक बड़ा वेकअप कॉल दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। इंडिया की तो मैं बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इंडिया को बहुत टाइम गुज़ारना है यूएसए के अंदर, वार्म अप मैचेस भी उसी वेन्यू पे खेलने हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ उनको मैच खेलना है। लेकिन जो यूएसए ने जो वेकअप कॉल दी है पाकिस्तान को, इसलिए दी है कि बांग्लादेश जैसी टीम को उन्होंने 2 टी20 मैचेस हरा दिए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब यूएसए और आयरलैंड दोनों ही वो टीम है जो पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल हैं। और हम 9 जून के मैच की बात करते हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच की। 6 जून को जो पाकिस्तान और यूएसए का मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस मैच को जीत जाए, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। दवा करना तो पाकिस्तान टीम का काम है। अब देखते हैं कि इस मैच का क्या नतीजा सामने आता है। अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग में आज सेकंड प्लेऑफ मैच है खेला गया और राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी। मौसम को देखते हुए और ये देखते हुए कि जनाब जो ग्राउंड की जो डायनेमिक्स हैं उसको देखते हुए, क्योंकि एक तरफ ग्राउंड की बाउंड्री जो थी वो छोटी थी, थोड़ी सी स्क्वायर जो था उसका एक तरफ का बड़ा था और एक तरफ का स्क्वायर जो था छोटा था, और फिर कुछ ड्यू की भी जो एक्सपेक्टेशन थी। यही वजह है कि राजस्थान रॉयल के जो कैप्टन है संजू सैमसन, उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने टॉस जीत के पहले खुद जो है फील्डिंग करने का फैसला किया और ये फैसला इब्तिदा में साबित भी ज़रा सही हुआ, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो बड़ी ज़बरदस्त टेरिफिक फॉर्म में रहे इस पूरे आईपीएल में, वो इब्तिदा में ही आउट हो गए और वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन दाद दीजिए जनाब क्लासन को, क्लासन ने बड़ी ज़बरदस्त 50 रन की इनिंग खेली। फिर उसके बाद शहबाज अहमद ने आके इस तरह 18 रन बनाए, उनके साथ बड़ी अच्छी एक पार्टनरशिप रही क्लासन की। उसने इस मैच के मोमेंटम को सेट किया, 175 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हुई सनराइजर्स हैदराबाद। और उसके बाद जो संजू सैमसन जो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद इन इन द के लेटर हाफ में जो है
वो ड्यू होगी तो ड्यू हुई नहीं। इसके बाद जिस तरह से जो पैट कमिंस ने अपनी एक कैप्टेंसी का मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ कि मैच जो है वो पैट कमिंस की कैप्टेंसी की वजह से जो है वो सनराइजर हैदराबाद जीतने में कामयाब हो गया 36 रन से, क्योंकि जो कैप्टेंसी की है पैट कमिंस ने वो बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी की है। इसी तरह उन्होंने जो आपको याद होगा वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया के खिलाफ कैप्टेंसी की थी, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग कैप्टेंसी की थी। और इसी तरह उन्होंने जहाँ यहाँ पर उन्होंने राजस्थान रॉयल जैसी मजबूत टीम के सामने कैप्टेंसी की, वो बड़ी जबरदस्त की। बॉलर्स का बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। शहबाज अहमद जो 5 अप्रैल से अब तक कोई विकेट हासिल नहीं कर सके थे, शहबाज अहमद को बड़ा उन्होंने इफेक्टिवली यूज किया। फिर इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो और जो ऐसे डिसीजन लिए, मार्करम को उन्होंने ओवर जरूर दिया, लेकिन मार्करम थोड़े से महंगे जो है वो पड़ गए। लेकिन जो कैप्टेंसी है, मैं फिर दाद दूंगा पैट कमिंस को कि वो उनकी बड़ी जबरदस्त रही। और संजू सैमसन यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ लैक ऑफ एक्सपीरियंस का शिकार हुए। पैट कमिंस के सामने जाहिर सी बात है वो नौजवान कप्तान है, तो इतने डिसीजन नहीं ले सके कि जहाँ पे वो सनराइजर हैदराबाद को जो है वो थोड़ा सा क्लोज कर सकते। हाँ, और अगर हम बात करते हैं इस मैच की, तो इस मैच में पहले ओवर से लेके 20वें ओवर तक कहीं भी जो है वो ओवर वाइज भी अगर हम देखते हैं तो कहीं भी जो है वो राजस्थान रॉयल जो है वो सनराइजर हैदराबाद के करीब करीब भी नहीं आया। यही वजह थी कि इब्तिदा से ही ऐसा लग रहा था, इब्तिदा से ऐसा मोमेंटम सेट हो गया था कि लग रहा था कि जनाब यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद जो है इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाएगी। और अब जो है वो फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स के मध्य मुकाबले होगी। एक बहुत जबरदस्त एक्साइटिंग और थ्रिलिंग मैच होने जा रहा है आईपीएल 2024 का, और उम्मीद करते हैं कि हम सबको एक बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अच्छा जनाब, अगर कोई भी दुनिया की लीग हो तो उसमें कंट्रोवर्सी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग हो, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, चाहे वो कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, सीपीएल हो, या दुनिया की कोई भी ऐसी लीग हो, उसमें कंट्रोवर्सी के बगैर कोई भी लीग ऐसा लगता है कामयाब नहीं होगी। अभी आपके जैसे कि याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि जिस तरह जो लखनऊ के जो ओनर थे संजीव गोयनका, और संजय गोयनिक ने जो जिस तरह से अब्यूज़ किया आफ्टर द मैच केएल राहुल जैसे बड़े खिलाड़ी को, उसके बाद जनाब एक दफ़ा फिर से जो है वो रॉस टेलर साहब मैदान में आ गए। रॉस टेलर साहब ने जो अपनी बुक थी रॉस टेलर ब्लैक एंड वाइट, उसमें भी इस वाक़े को उन्होंने तहरीर किया। उन्होंने कहा कि भाई केएल राहुल को तो जनाब सिर्फ अब्यूज़ किया है ग्राउंड में खड़े होके, मुझे तो 2011 में 0 ओवर आउट होने पे राजस्थान रॉयल के एक ओनर थे, उन्होंने जो है मेरे मुँह पे जो है वो थप्पड़ भी मारे, क्योंकि बहुत ही स्लाइटली से उन्होंने जो है उनको स्लैप किया उनके मुँह पे से 3 से 4 दफ़ा, और वो कहा कि हम तुम्हें मिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो 0 पर आउट होने पे नहीं दे रहे हैं। तो अब इस मौके पे इस बात को उछालना रॉस टेलर की जानिब से कुछ समझ में नहीं आने वाली बात है। वो कहते हैं ना कि पराई शादी में जो अब्दुल्ला दीवाना, कि बात हो रही है यहाँ की, अभी आप रॉस टेलर साहब हैं भी नहीं यहाँ पे और वो बिला वजह में बात कर रहे हैं। अगर ये बात उनको करनी थी तो 2011 की बात थी, अब ये 2024 हो गया, उन्होंने इस बात को यहाँ पे छेड़ने की जरूरत थी नहीं। लेकिन बहरहाल केएल राहुल के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। एक कंट्रोवर्सी आई इस आईपीएल के दौरान, और फिर उसमें इस बहती गंगा में रॉस टेलर साहब भी अपने हाथ धोते हुए नजर आए हैं। तो होता यही है कि जब किसी का कोई वाक़या होता है तो फिर अपना वाक़या लोगों को याद आ जाता है, अपना तजुर्बा याद आ जाता है। तो रॉस टेलर साहब, आपने इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की है कि जनाब आप अगर 0 पे आउट हुए, आपको जो राजस्थान रॉयल के किसी एक ओनर ने जो है वो आपको स्लाइटली सही सिलेक्ट किया, लेकिन बहरहाल किया, तो आपको चाहिए था उसी वक्त जो है फिर आप आईपीएल छोड़कर आ जाते। आप क्यों रुक रहे? क्योंकि मिलियन डॉलर अगर उन्होंने आप पे खर्च किए तो मिलियन डॉलर की लालच भी आपके अंदर मौजूद थी, और वही चीज़ फिर आपको आईपीएल में और इंडिया में रोके रखी, वापस आने से बाज रखने में कामयाब हुई। और आज अगर आप उसका जिक्र कर रहे हैं या अपनी बुक में अगर आप उसका जिक्र कर रहे हैं तो बॉस बनता नहीं है ये। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जनाब सुरेश रैना की और शाहिद अफरीदी की कंट्रोवर्सी के बारे में। ये कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। एक बात हो रही थी कमेंट्री बॉक्स में, सुरेश रैना से पूछा आकाश चोपड़ा ने कि भाई आपके अपने रिटायरमेंट लेने का, वापस लेने का फैसला कर रहे हैं। तो सुरेश रैना सब जानते हैं, थोड़ी सी फनी उनकी नेचर है। सुरेश रैना ने कहा भाई मैं रैना हूँ, मैं शाहिद अफरीदी नहीं हूँ। अब उसमें जनाब शाहिद खान अफरीदी के फैन बिला वजह में वो सीरियस हो गए, सुरेश रैना के पीछे पड़ गए। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इससे बहुत पहले मैं अपने टीवी शोज में भी ये बात कर चुका हूँ, संजय मंजरेकर भी ये बात कर चुके हैं, लेकिन वो बात किसी को याद नहीं होगी क्योंकि अभी सुरेश लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, गजनी लोगों की मेमोरी है। अभी सुरेश रैना ने अभी बात की इसलिए उनके पीछे पड़ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको मालूम है T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। जिस तरह से क्रिस गेल हैं, युवराज सिंह हैं, शाहिद अफरीदी, यूसेन बोल्ट, इनको ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है इस T20 वर्ल्ड कप का, तो लोगों के जहन में भी ये ताज़ा ताज़ा खुशी है। तो सुरेश रैना ने कहा कि जनाब मैं रिटायरमेंट क्यों वापस लूंगा, मैं रैना हूँ, मैं कोई अफरीदी तो नहीं हूँ। और जिस तरह मैं पहले कहा मैंने कि संजय मंजरेकर ने बहुत पहले कहा था कि अगर क्रिकेट में रिटायरमेंट वापस लेने का कोई रिकॉर्ड होता तो वो शाहिद अफरीदी के नाम होता। उस वक्त किसी ने कोई एतराज नहीं किया, उस वक्त ये बात आई आई और गई।
लेकिन चूंकि हम क्रिकेट एंकर हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं, इसलिए हमें जरा पुरानी बातें याद रहती हैं और यही हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन रायना ने ये बात एक फनी अंदाज में कही थी, मजाक में कही थी, और फिर रायना ने उसको उसके बाद काफी ट्रोल भी किया गया आफरीदी के फैन की जाने से। लेकिन मैं अपने जो फैंस हैं उनसे भी मैं कहूंगा, चाहे वो रायना के फैन हो, चाहे अफरीदी के फैन हो, चाहे किसी के भी फैन हो, कि बहुत सारी बातों को लाइटर मूड में लेना चाहिए, हर चीज को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। जिंदगी हंसने खेलने का खुशी का नाम है। ये नहीं है कि आप हर बात को पकड़ के बैठ जाओ, हर बात को उसकी सीरियसनेस के साथ में, क्योंकि सुरेश रैना एक बड़े जो है क्रिकेटर ऐसे रहे हैं कि उनके बारे में सब जानते हैं कि वो हंसी मजाक करने के शौकीन हैं। और अगर आप उनका गूगल पे भी सर्च करते हो, बहुत सारी बातें आपको ऐसी नजर आ जाएंगी, फनी मोमेंट्स ऑफ सुरेश रैना। तो वो एक बात बराए बात करते हैं, और हम भी जब कमेंट्री करते हैं हम भी उसमें फन का एक एलिमेंट डालते हैं। तो एक फन के एलिमेंट के तौर पर रैना ने बात तय कर दी है, और जो गलत भी नहीं थी। क्या गलत है इसमें? क्या शाहिद अफरीदी ने कई मरतबा रिटायरमेंट ली और वापस नहीं ली? क्या ली, क्या वापस नहीं ली? ऐसा नहीं किया। अगर गलत किया तो बताएं। अगर उन्होंने एक सच्ची बात को फनी या मजाक के मूड में कह दिया, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब हमारे पाकिस्तानी फैंस को या जहाँ शाहिद अफरीदी के फैन रहते हैं उनको इतना ज़्यादा इस बात को सीरियस लेना चाहिए। और उसके बाद फिर रायना ने फ़ोन करके माजरत भी कर ली शाहिद अफरीदी से, क्योंकि जब इस मामले को इतना उछाला गया, यहाँ से लोगों ने कहा पाकिस्तान से जनाब उसके पास तो जनाब एम्बेसडर है, आप उसके किस तरह इस तरह कह सकते हैं? तो जवाब में रैना ने भी कह दिया भाई कि मेरे पास 2011 के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, अगर मैं एम्बेसडर नहीं हूँ तो क्या हुआ? तो फिर ये डिबेट चलती रही, और फिर रैना एक चूंकि जेंटलमैन है, तो रैना ने फिर कह भी दिया जनाब आफरीदी को फ़ोन करके, अपने जो बयान था उस पे वजाहत भी अपनी कर दी। उन्होंने अपनी बात को भी क्लियर कर दिया, आफरीदी ने उनकी बात को मान लिया, क्योंकि दो बड़े क्रिकेटर के दरमियान बात थी, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का मिजाज जानते हैं, तो समझ गए। लेकिन फैंस बिला वजह में कूद के ट्रॉल करके मामले को उन्होंने खराब करने की कोशिश की। तो दोस्तों, जो मजाक की बात होती है उसको मजाक में रखना चाहिए, जो लाइटर मोड पे बात होती है उसको लाइटर मोड पे ही रखना चाहिए। जिंदगी हंसी खुशी का नाम है, इसको हंसी खुशी गुजारिए। क्या जरूरत है कि बिला वजह में अननेसेसरी जो है वो जिन बातों में नहीं ट्रोल करना बनता उस पर आप ट्रोल भी करते नजर आए। तो बहरहाल ये थी आज हमारी क्रिक टॉक की फ्रेश एपिसोड। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। अली सलमान को क्रिक टॉक की इस एपिसोड के साथ इजाजत दीजिए। बाय बाय।